जेम्स बॉन्ड नामक एक बहुत मशहूर जासूसी फिल्म सीरीज है जिसमें जो सुपर एजेंट होता है 007 वो अपना परिचय कैसे देता है। वो कहता है माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। हमारे देश की राजनीति में एक एजेंट 56 है, नाम बताने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है वो कौन है। वो परिचय उनका क्या है? माय नेम इज बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस एजेंट ने वित्तीय वर्ष 2016-17 और वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5200 करोड़ रुपए अपनी पार्टी के खाते में इकट्ठे करने में ये बॉन्ड सफल हुआ। 5200 करोड़। कहां से आया पैसा? कोई हिसाब किताब नहीं। किसने दिया, क्यों दिया, उसकी एवज में आपने उसको क्या बेचा, देश का कौन सी संपत्ति बेच दी, कोई हिसाब नहीं। 5200 crores in 2 financial years in the coffers of the ruling party through electoral bonds, without any questions, without any answers, without the country getting to know what's the quid pro quo. Who did you get this money from? Why did you get this money? What did you give in return? कोई जवाब नहीं। और ऐसा नहीं है कि हमारे एजेंट 56 को पारदर्शिता पसंद नहीं है। गुप्ता जी के बेटे ने किसी के पेटीएम में 100 रुपए क्यों डाले, ये जानना चाहते हैं वो। यादव जी की बेटी के अकाउंट में 100 रुपए क्यों आए, ये भी जानना चाहते हैं वो। तो पारदर्शिता हम सबके लिए, लेकिन इनकी पार्टी के पास 5200 रुपए आ जाएं, 5000 करोड़ से ऊपर आ जाएं, किसी को वो सुराग नहीं देना चाहते। वो ये कहते हैं और ये मानते हैं कि पूरा देश बेईमान है, लेकिन मेरी ईमानदारी पर आपको आंख बंद करके, मुंह बंद करके, कान बंद करके यकीन करना होगा। ये हमारे बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड एजेंट 56 का मूल मंत्र है। और यह बड़ी अपारदर्शी स्कीम है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। अरुण जेटली जी लाए थे 2017 में 7 जनवरी को। वो दिन हमारे लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत गलत दिन था। उस दिन से एक ऐसी परंपरा की नींव डली जिससे इलेक्टोरल फंडिंग बिल्कुल गैर पारदर्शी हो गई। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई, सबकी कुछ आपत्तियां थी, लेकिन अरुण जेटली साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे। उस वक्त हमने विरोध किया था क्योंकि ये मनी बिल की तरह से ये इसको पारित करा लिया। राज्यसभा में बिना चर्चा के हो गया, क्योंकि मनी बिल पे आप कर सकते हो ये। अनुच्छेद 110 के तहत इसे पारित करा दिया। जब इस अनुच्छेद के तहत आप, मनी बिल के तहत आप इसको पारित कराते हैं, तो इस पे संशोधन करने की शक्ति राज्यसभा को नहीं होती। तो संविधान की भावना पर यह बहुत बड़ा हमला भी हुआ और लोकतंत्र पर यह उसके बाद से निरंतर हमला हो रहा है। एक अपारदर्शी तरीके से पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक मनी बिल से भारतीय जनता पार्टी ने विधायक खरीदने, सरकारें गिराने का सारा मनी जुटाने का इंतजाम इस एक मनी बिल से कर दिया। बाकी तमाम पार्टियों को आप जोड़ दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी को 3 गुना चंदा इस इलेक्टोरल बॉन्ड से के माध्यम से अधिक मिला है। 3 गुना। यू ऐड the money received by all other political parties and then you compare that to what the BJP received, the BJP is 3 times higher. पहले क्या होता था? पहले होता था कि एक कंपनी अपने 3 साल के नेट प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा दान नहीं कर सकती थी। 7.5% of the net profit of 3 years, ये रूल था। लेकिन भाजपा सरकार ने वो लिमिट हटा दी।
अब कंपनी को यह बताना भी नहीं है कि किसको कितना चंदा दिया। देखिए कितना अपारदर्शी है। व्यक्ति दे सकता है, कंपनी दे सकती है, बिना किसी को यह बताए कि कितना दिया, किसको दिया, क्यों दिया। इतना बड़ा बेनामी धन किसी पार्टी के खाते में आ जाए तो हमें अब स्पष्ट तौर पे समझ में आ रहा है कि काला धन कैसे सफेद होता है। जो राहुल जी कहते हैं कि वो फेयर एंड लवली स्कीम है, तो ये फेयर एंड लवली स्कीम का एक ज्वलंत उदाहरण है कि एक पार्टी के खाते में ये सारा पैसा जाता है और सफेद हो जाता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, न इनके कोई छापे पड़ेंगे, न ये दरवाजे पे दस्तक देंगे इस पार्टी के। हर छोटे बड़े व्यापारी की नाक में दम कर दिया है इन एजेंसीज ने। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है इन एजेंसीज के माध्यम से, वो आपके सामने है। लेकिन इतना बड़ा पैसा देश से, विदेश से, अलग अलग तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए आ रहा है, लेकिन इनका दरवाजा नहीं खटखटाया जा रहा। उसैया भय कोतवाल, कोई डर ही नहीं है। तो अब सवाल हमें मोदी जी से पूछना है। भारतीय जनता पार्टी, नड्डा जी से हम नहीं पूछते, हमें उनके लिए बुरा भी लगता है, तो उनसे, उनके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, तो उनका नाम लेना अच्छा नहीं लगता मुझे। हमारे कोलीग्स भी कहते हैं कि रहने दो उनको, क्यों परेशान करते हो। पार्टी में भी परेशान है, हम भी परेशान करें, अच्छा नहीं लगता। तो मोदी जी से और अमित शाह जी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना के परिणाम स्वरूप जो आपने कॉरपोरेट दान की सीमा समाप्त कर दी, और जो आवश्यकता थी कंपनियों के पास कि उन्हें बताना पड़ता था किसको कितना दिया, वो भी आपने समाप्त कर दिया। क्या इससे आपने जानबूझकर क्रोनी कैपिटलिज्म को कानूनी जामा नहीं पहनाया? You've legitimized crony capitalism through this electoral bond scheme of yours. You've legitimized rent seeking by the government. State sponsored rent seeking के अलावा ये electoral bond scheme और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। मोदी सरकार हर संस्थान, आरबीआई, ईसीआई, सीआईसी पर बुलडोजर चलाने और लोकतंत्र को ध्वस्त करने के लिए अदालत को अब क्या कारण देगी? सुना है जनवरी में अदालत में यह मामला उठाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनावी फंडिंग की पारदर्शी व्यवस्था चाहती है। हमने अपने पिछले मैनिफेस्टो में बड़े स्पष्ट तौर पे कहा था कि इस अपारदर्शी योजना को हम खत्म कर देंगे। हमने रायपुर के हमारे जो 85वां अधिवेशन था उसमें भी स्पष्ट तौर पे अपनी मंशा जाहिर की है, और आज फिर दोहराते हैं। कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स एब्सोल्युटली अपोज्ड टू दिस ओपेक सिस्टम ऑफ इलेक्टोरल फंडिंग।